नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कर्नाटका से, जहाँ पर दोस्तों जापानीज फर्म आयोमा शिसोकुशो के द्वारा डिसाइड किया गया कि वो कर्नाटका में उनका एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे और इसको लेकर कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ में उन्होंने एमओयू साइन कर लिया है। दोस्तों बेसिकली ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और बड़े बड़े लीडिंग कार ब्रांड्स जैसे कि टोयोटा, इनको ये ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करती है। अभी कर्नाटका गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन जापान में है, जहाँ पर वो इन्वेस्टर्स के साथ में मीटिंग कर रहे हैं ताकि वो कर्नाटका में आकर इन्वेस्टमेंट करे। वहीं पर ही ये एमओयू साइन किया गया है और ऐसा बताया गया है कि इनकी ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप में बनकर तैयार होगी, जो कि तुमाकुरू में है। 20 एकड़ के एरिया में फैली होगी और अभी इसके लिए लैंड शॉर्टलिस्ट भी कर ली गई है। ये तो नहीं बताया गया है कि कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इनके द्वारा की जाएगी, लेकिन स्पेसिफिकली स्क्रूज और फास्टनेस की यहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो कि अगले 1 साल के अंदर अंदर स्टार्ट हो सकती है। अगली दोस्तों अपडेट इंडियन ईवी मेकर एथर एनर्जी से है, जो देश में उनका एक और ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने जा रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। दोस्तों क्योंकि एमओयू महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में साइन किया गया है, तो महाराष्ट्र में ये प्लांट बनकर तैयार होना है। स्पेसिफिकली ओरिक सिटी में इसको बनाया जाएगा, जो एथर एनर्जी का ओवरऑल तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। अभी दोनों के दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तमिलनाडु के होजर में है, जहाँ पर एक में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जबकि दूसरे में ईवी रिलेटेड दूसरे कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। 2000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर वो करेंगे और 2 अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स इस फैक्ट्री में सेटअप की जाएंगी। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन के लिए होगी, जबकि एक बैटरी पैक्स के प्रोडक्शन के लिए होगी। इस फैसिलिटी की ओवरऑल ईवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1 मिलियन ईवीज पर एनएम की होने वाली है, जिसके चलते 4000 के आसपास नई जॉब्स भी यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी और होपफुली अगले 1 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों चीला एलिवेटेड रोड के लिए यूपी गवर्नमेंट ने अभी एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया है, फिर सेलेक्ट कर लिया है और जल्द ही कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर इशू करके इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों चीला एलिवेटेड रोड काफी लंबे समय से प्लान किया गया एक प्रोजेक्ट है। कई साल पहले इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी हो गया था, पर उसके बाद कई कारणों के चलते इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर स्टे लगा दिया गया और अब तक सिर्फ 13% काम ही इसका कंप्लीट हो पाया है। सारा का सारा ये काम ऐसे ही पड़ा है। दोबारा से इसके काम को स्टार्ट करने के लिए अभी कॉन्ट्रैक्टर को चुना गया है। 6 लेन वाला एलिवेटेड कॉरिडोर 5.96 किलोमीटर लंबा होगा, जो मयूर विहार के पास दिल्ली के चीला रेगुलेटर को नोएडा एक्सप्रेसवे पर महामाया फ्लाईओवर से कनेक्ट कर देगा। नोएडा अथॉरिटी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दोनों ज्वाइंटली मिलकर इसको फंड करेंगे। टोटल 625 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाने हैं और एक बार जब ये बन जाता है तो दिल्ली से नोएडा के बीच में ट्रैवल करने वाले लोग काफ़ी फ्रीली और स्मूथ तरीके से ट्रैवल कर पाएंगे, क्योंकि अभी मोस्टली दिल्ली नोएडा लिंक रोड से ट्रैवल करना पड़ता है, जो कि हर समय कंजेस्टेड रहता है। नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो इसके लिए कंस्ट्रक्शन ऑर्डर इशू कर देंगे और होपफुली अब यहाँ पर हमें कोई डिले देखने को नहीं मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड है, जहाँ पर दोस्तों हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए और ये कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड है। दोस्तों कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसको एनपीसीएल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अब इस प्लांट की टोटल कैपेसिटी 880 मेगावाट के आसपास है, जहाँ पर 220 मेगावाट की 4 यूनिट्स ऑपरेशनल है और अभी यहीं पर 2 नई यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिसमें हर एक की कैपेसिटी 700 मेगावाट की होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर पावर को और बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अप्रूवल दी गई है और उसमें से 2 इसी पावर स्टेशन पर बनकर तैयार होने हैं। एलएनटी, बीएचईएल और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इन 3 कंपनीज ने यहाँ पर पहले बिड सबमिट की थी, जिसमें से मेगा इंजीनियरिंग सक्सेसफुल बिडर सामने निकल कर आया है और इसी कारण उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 12,800 करोड़ रुपीज़ की कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है और क्योंकि अब इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है तो जल्दी ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों एयर ट्रैवल को बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने होजर में एक नया एयरपोर्ट प्लान किया है और एक असेंबली सेशन के दौरान इसकी अनाउंसमेंट की गई है। दोस्तों होजर तमिलनाडु की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सिटी है, जो आती तो तमिलनाडु में है लेकिन बेंगलोर से जस्ट 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है। बड़ी बड़ी ऑटोमोटिव कंपनीज की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और यहाँ पर वो उनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जिस हिसाब से ये सिटी ग्रो हो रही है, एयर ट्रैवल की डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिसको और पुश करने के लिए ही तमिलनाडु गवर्नमेंट एयरपोर्ट प्लान कर रही है। 2000 एकड़ के एरिया में एयरपोर्ट फैला होगा, जिसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी एनुअली 30 मिलियन पैसेंजर्स की होगी और अभी क्योंकि जस्ट एक अनाउंसमेंट ही है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सामने नहीं रखी गई है कि कैसे इसको बनाया जाएगा और कितना पैसा इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि होजर में एयरपोर्ट बनाना एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होगा, क्योंकि ये बेंगलोर से काफ़ी पास में लोकेटेड है। तो अगर यहाँ पर एयरपोर्ट बन भी जाता है तो यूजली लोग बेंगलोर एयरपोर्ट को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ से ऑलमोस्ट हर एक कंट्री की आपको फ्लाइट मिल ही जाती है और इस एयरपोर्ट को बनाने से पहले जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाएगी, अगर उसमें ये फिजिबल पाया जाता है तभी ये बन पाएगा। इनफैक्ट बेंगलोर में जो दूसरे एयरपोर्ट को सेटअप करने की प्लानिंग की जा रही है, अगर वो बन जाता है
तो इस एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। देखते हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट कैसे इस एयरपोर्ट को सेटअप करती है। अगली दोस्तों अपडेट फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर दोस्तों बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फाइनली महालक्ष्मी रेस कोर्स के लैंड को उनके पोजेशन में ले लिया है और अब यहां पर सेंट्रल पार्क बनाने के ऊपर काम स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों महालक्ष्मी रेस कोर्स को लेकर जो लीज साइन की गई थी वो 2013 में ही एक्सपायर हो गई थी, लेकिन कई सारे डिस्प्यूट्स के कारण अभी तक बीएमसी ने उस लैंड का पोजीशन नहीं लिया था। और अभी पिछले कुछ महीनों के दौरान कई सारी डिस्कशंस करने के बाद बीएमसी ने इसका लैंड डिस्प्यूट सेटल कर दिया है, जहां पर टोटल 211 एकर्स ऑफ लैंड में से 120 एकर्स ऑफ लैंड बीएमसी उनके पोजेशन में मिलेगी, जहां पर सेंट्रल पार्क बनाने की बात की गई है। रिमेनिंग लैंड RWITC को दी गई है, जहां पर वो अपना काम करते रहेंगे। 120 एकड़ बीएमसी को यहां से मिल जाएगी, जबकि 175 एकर्स ऑफ लैंड और वो कोस्टल एरिया से रिक्लेम करेंगे, जिसको कुल मिलाकर 300 एकर्स के एरिया में एक बड़ा सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा, जो कि न्यूयॉर्क और लंदन के सेंट्रल पार्क की तरह होगा, जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं ग्रैंड सेंट्रल पार्क की तरह। उसी तरह इनको भी बनाया जाएगा। होपफुली आप कह सकते हैं कि अब जल्द इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकता है। अगली दोस्तों अपडेट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने प्लान किया है कि वो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स को ओवरऑल करेंगे और इसके थ्रू टारगेट यही है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को और बूस्ट किया जाए। दोस्तों नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक 2019 में लॉन्च की गई थी, जिसका टारगेट ये था कि 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू को $400 बिलियन के आसपास पहुंचाया जाए। हालांकि अभी तक वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया है, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की वैल्यू 250 से 300 बिलियन डॉलर तक तो पहुंची जाएगी, लेकिन उससे भी ये टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण इस पॉलिसी को ओवरऑल करने की बात की गई है, ताकि एक्चुअल सेंस में इसकी वैल्यू $400 बिलियन के आसपास पहुंच पाए। अभी क्योंकि आगे चलकर इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आएंगी, वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अगली दोस्तों अपडेट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से है, जहाँ पर दोस्तों ये इंटरनेशनल कॉरिडोर फाइनली ऑपरेशनलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रशिया ने उनकी साइड से इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए भारत के लिए एक कोल शिपमेंट को रवाना कर दिया है। दोस्तों इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये एक 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है, जिसमें रोड, रेल और सी नेटवर्क कवर्ड है। भारत, ईरान और रशिया, आप कह सकते हैं कि ये तीनों कंट्रीज इस प्रोजेक्ट की मेन पार्टनर्स हैं। बाकी कंट्रीज को लेकर यहाँ पर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, अगर एक नहीं मानेगी तो दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी रशिया ने साइबेरिया से कुसबास कोल की पहली शिपमेंट भारत की तरफ रवाना की है, जहां पर 2 ट्रेन इस कोल को कैरी कर रही हैं। रशिया और ईरान होते हुए ये ट्रेन ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट तक आएगी, जहां से फिर इसको सी रूट के थ्रू मुंबई पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। और अगर ये जर्नी पूरी तरह से सक्सेसफुल होती है तो आप कह सकते हैं कि रियल सेंस में एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, और ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि इसके चलते भारत यूरोप और रशिया तक अपनी आउटरीच को और इम्प्रूव कर सकता है। साथ साथ पूरे रीजन में हमारा जो ट्रेड है वो भी बेहतर हो पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट नासिक से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फाइनली नासिक के लिए एक नए बस डिपो को अप्रूवल दे दी है, और अब नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनके इस प्लान के साथ में आगे जा सकता है। तो सर बस डिपो एक इलेक्ट्रिक बस डिपो होगा, जिसको PM ई बस सेवा प्रोग्राम के अंतर्गत सेटअप किया जाना है। एक पावर स्टेशन भी यहाँ पर सेटअप करने की बात की गई है इसके बगल में। बेसिकली PM ई बस सेवा प्रोग्राम के अंतर्गत टोटल 50 ई बसेस नासिक के लिए अप्रूव की गई हैं, जिनकी पार्किंग और मेंटेनेंस के लिए ये डिपो सेटअप किया जाएगा। और क्योंकि PM ई बस सेवा प्रोग्राम एक सेंट्रल प्रोग्राम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही उनकी तरफ से इस डिपो को अप्रूवल दे दी थी। साथ साथ 13.5 करोड़ रुपये एलोकेट भी कर दिए थे, पर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना इस काम को स्टार्ट नहीं किया जा सकता था, तो अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ था। पर अब क्योंकि अप्रूवल मिल गई है तो ये काम स्टार्ट हो पाएगा। तो 13.5 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं, उसमें से 6 करोड़ रुपीज़ डिपो के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे, जबकि 7.5 करोड़ रुपीज़ पावर स्टेशन के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे। एक प्राइवेट एजेंसी को यहाँ पर हायर कर लिया गया है बस उसको ऑपरेट, मेंटेन और मैनेज करने के लिए, जो अगले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर काम स्टार्ट कर देगी। आज के दोस्तों लास्ट अपडेट अडानी ग्रुप से है, जहाँ पर दोस्तों उनकी एयरपोर्ट बिजनेस के लिए अडानी ग्रुप ने अगले 10 साल का प्लान अनाउंस कर दिया है, और यहाँ पर वो $21 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों एयरपोर्ट के मामले में अडानी ग्रुप हमारे देश में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर माना जाता है। देश में 7 के आसपास एयरपोर्ट्स को ये ऑपरेट करते हैं, और अभी इस बिजनेस के एक्सपांशन को लेकर ही वो काम स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियली जितने भी एयरपोर्ट्स को वो हैंडल करते हैं, उनके अगल बगल सिटी साइड डेवलपमेंट का काम ये करेंगे, जिसमें अभी 98 एकर्स ऑफ लैंड को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी एयरपोर्ट के अगल बगल, जहाँ पर सिटी साइड डेवलपमेंट जैसे कि एरो सिटी को बनाना, ऐसे कुछ काम वो करने वाले हैं। और जैसे इनका ये पहला फेज कंप्लीट होता है, उसके बाद अगले काम ये करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ के अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।